हेलो फ्रेंड्स, मैं गीत अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोड़ा। जिसको भी हिंदी की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो सामान्य हिंदी किसी भी परीक्षा के लिए कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं जहाँ हिंदी पूछी जाती है और सब्जेक्टिव हिंदी जहाँ पर हिंदी साहित्य की क्लासेस आपको चाहिए, तो मेरे चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको एक पीडीएफ शेयर किया था टीजीटी हिंदी के 100 प्रश्नों को और बोला था उनको मैं लाइव जो है आपके सामने यूट्यूब पर शेयर और सॉल्व करने वाली हूँ। तो अभी जो है वही समय है जहाँ हम इन 100 प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आपकी ये जो क्लास है आज की लगभग आपसे आपके 2 से 3 नंबर पक्के करने वाली है एग्जाम में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जितने अच्छे कर सकते हो प्लीज करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ जाता है यहाँ पर। इससे पहले मैं बता दूं कि ये 2018 का जो है मैंने आपके सामने टीजीटी फीमेल का पेपर रखा है जिसको हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, महाराणा प्रताप नाटक के लेखक कौन है? तो महाराणा प्रताप जो नाटक है वो लिखा है राधा कृष्ण दास जी ने। ठीक है, इनके अन्य नाटक भी बहुत जो प्रसिद्ध हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उसमें है दुखनी बाला, जो कई बार पूछा गया है, दुखनी बाला नाटक। ठीक है, तो हमें ये याद रख लेना है किसका है, राधा कृष्ण दास का है। जयशंकर प्रसाद यानी कि प्रसाद जिनको इनके उपनाम से पुकार लिया जाता है, इनके भी जो है कई नाटक प्रसिद्ध हैं जिसमें ऐतिहासिक नाटकों की जो है बहुत बड़ी एक लड़ी है, कह सकते हैं स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी है, ये सब इनके क्या है, इनके प्रसिद्ध नाटक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद भी जो है बहुत अच्छे नाटककार, कविता रचना के साथ साथ इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं जिन्होंने भारतेंदु युग की शुरुआत की, गद्य को जो है एक चरम सीमा पर पहुंचाया, इनके भी जो है भारत दुर्दशा नाटक है जैसे हमारे सामने। और जो है हमारे इन्होंने केवल वैसे काव्य रचनाएं 70 से अधिक लिखी हैं। ठीक है, अंधेर नगरी इनका नाटक है। ठीक है, चंद्रावली नाटक है। तो बहुत सारे इनके नाटक है जिनमें अनुवादित और इनके मौलिक नाटकों की बहुत सारी जो है बातें हमें सामने आती हैं। राम कुमार वर्मा जो है प्रमुख रूप से एकांकीकार के रूप में प्रस्तुत होते हैं, एकांकी के जनक भी माने जाते हैं। इनका जो प्रसिद्ध एकांकी है उसमें समुद्रगुप्त गुप्त हो गया, ठीक है, और औरंगजेब की आखिरी रात, ये इनकी प्रसिद्ध एकांकी है, औरंगजेब की आखिरी रात। तो हमें ये चीजें याद करनी है साथ साथ। ठीक, तो यहाँ पर अगला जो हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न है वो है हमारा, मोरसी मोही कुंठावे किसका निबंध है? ठीक है, निबंधों के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो निबंधकार भी हमारे हिंदी साहित्य के जिन्होंने काव्य रचनाएं लिखे हैं, उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उन्होंने जो है निबंध भी लिखे हैं। तो मोरसी मोही कुंठावे जो है किसका निबंध है? ये है हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। मिश्र बंधु कौन है? ये आदिकाली इतिहास लेखक है, इतिहास का लेखन इन्होंने किया है। ठीक है, जिसमें जो है इनका मिश्र बंधु विनोद जो है बहुत प्रसिद्ध जो है रचना है इनकी हिंदी साहित्य से संबंधित। तो हमें आचार्य रामचंद्र तो एक जो है प्रसिद्ध आलोचक है ही हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में इन्होंने लिखा है, जो सबसे सर्वमान्य काल विभाजन का जो है इतिहास माना जाता है। अगला है प्रश्न हमारे सामने, दुखनी बाला। लीजिए आ गया प्रश्न, जैसे मैंने पहले ही बताया था, राधा कृष्ण दास का है, ये प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, इनका अभी जो हमने पहले पढ़ा महाराणा प्रताप नाटक भी इन्हीं का है। एक ही लेखक के दो प्रश्न परीक्षा में एक साथ आना, तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है ऐसे रचनाकार। तो हमें ध्यान रखना है। इनका एक और नाटक है महारानी पद्मावती, जो हमें याद रखना है। ठीक है, किसका है? राधा कृष्ण दास का है। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी जी का मयंक मंजरी हमें याद रखना है कि बहुत प्रसिद्ध रचना है, बार बार पूछी जाती है। अगला है प्रश्न हमारे सामने, यहाँ किससे संबंधित है? अगला प्रश्न है, रचनाकार के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? रचनाकार के आधार पर, ठीक है, ललित ललाम है जैसे, मतीराम की रचना है, भाव विलास है, देव की रचना है, श्रृंगार निर्णय काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है, जगत विनोद किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। चाहे इनका जन्म काल कैसा भी हो, कई बार रचनाओं के जो है क्रम में जो है अंतर आ जाता है, तो सही क्रम क्या है हमारा? सबसे पहला जो है ललित ललाम है, उसके बाद देव कवि की, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको याद भी हो जाए, मतीराम की रचना है ये देव की रचना है, ये भिखारी दास की रचना है, और जगत विनोद जो है हमारी किसकी रचना है? कवि पद्माकर की रचना है। ये सारी रचनाएं जो है किससे संबंधित है? रीतिकाल से संबंधित है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर,
प्रश्न 5, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखे के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया? तो आपने अगर ये नाम सुने, अष्टछाप के कवियों के बारे में सुना है, तो उन्हीं में से ये 4 कवि हमारे सामने जो है प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को देखें तो जो इन्होंने क्रम यहाँ पर हमारे सब सामने प्रस्तुत किया, इन्होंने सबसे पहले परमानंद दास, फिर चतुर्भुज दास, जीत स्वामी और फिर गोविंद स्वामी, इनकी आयु के क्रम में इन्होंने इन्हें रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, छठा प्रश्न, कौन सा रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है? वैसे ये सारे ही जो निबंध हैं वो रामचंद्र शुक्ल के ही हैं, ठीक है सभी, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि चिंतामणि का कौन सा भाग नहीं है, तो मानस की धर्मभूमि चिंतामणि का भाग नहीं। इसके क्या है चिंतामणि के भाग जो है? कविता क्या है? रसात्मक बोध के विविध रूप, साधनीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। इसके अलावा जो है आपको बता दूं कि जो रामचंद्र शुक्ल के जो हमारे निबंध रहे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे नाम लिए, लोभ, करुणा, ठीक है, और लोभ और प्रीति, सॉरी, लोभ और प्रीति, ठीक है, करुणा, ठीक है, भय, ठीक है, क्रोध, ये सब इनके निबंधों के ही नाम हैं। जो ऐसे ऐसे निबंध इन्होंने मनुष्य के मनोभावों से प्रेरणा लेकर लिखे हैं। ठीक, अगला है हमारे सामने प्रश्न, प्रश्न 7, कुकुर मुत्ता किसकी रचना है? तो कुकुर मुत्ता जो है हमारी छायावाद की रचना है, और किसने लिखी है? निराला ने लिखी है। ठीक है, निराला जो है एक कह सकते हैं, इन्होंने पूंजीपति वर्ग को जो कह सकते हैं कि एक नीचा दिखाने के लिए जो है इस रचना का जो है वर्णन किया, जिसमें गुलाब और कुकुरमुत्ते का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कुकुरमुत्ता जिससे आप जो क्या कहते हैं, मशरूम्स कहते हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने उसको अपना आधार बनाकर इस कविता की रचना की है। अबे ओ सुन बे गुलाब करके रचना जो है शुरुआत होती है। अगला है, कौन सी कृति केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल जो है वो हमारे जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी जो प्रथम रचना मानी जाती है वो युग की गंगा मानी जाती है। ठीक है, और इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनकी मुख्य रचनाओं में फूल नहीं रंग बोलते हैं, माझी ना बजाओ वंशी, बंसी है वैसे ये, बसंती हवा, हे मेरी तुम, ठीक है, हे मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी, ये सब रचनाएं जो है इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। कहे केदार खरी खरी, ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। कौन सी रचना इनकी नहीं है? पांचाली इनकी रचना नहीं है, ये रंगे राघव की रचना है। ठीक है, रंगे राघव की रचना है, तो ये हमारा उत्तर बन जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किंतु पाऊंगा नहीं कर आज अपने पर नियंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों में निमंत्रण। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है ना, ये लहरों का निमंत्रण कविता जो है किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की, उसी से संबंधित ये हमारी पंक्तियां हैं। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी, इनके लिए आप ये याद रख सकते हैं। असुअंजन सींची सींची प्रेम बोल बोई, है किसकी पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, और पंक्ति किसकी है? ये मीरा की पंक्ति है, याद रखिएगा। असुअंजन सींची सींची प्रेम बोल बोई, ये मीरा की पंक्ति है। इसके बाद प्रिय नीलकंठी किसका निबंध है? प्रिय नीलकंठी जो है हमारा कुबेरनाथ राय का निबंध है, जो हमें याद कर लेना है। कुबेरनाथ राय का निबंध है। कुछ रचनाएं हैं जो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा के पन्ने की रचना विधा क्या है? इसी में लिखा है यात्रा, तो क्या है ये? यात्रा साहित्य है। क्या है ये? यात्रा साहित्य है। इसके बाद जो है हमारे सामने प्रश्न, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा ना हुई, ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको रूपक अलंकार में अलंकार पूछने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। और जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति उनके कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? ये ली गई है लहर काव्य संग्रह से। ये भी इनके जो है सारे के सारे काव्य संग्रह इन्हीं के ही है। अगला है, कौन सा रंगे राघव का रिपोर्टाज है? तो रंगे राघव का जो रिपोर्टाज है वो क्या है? तूफानों के बीच है। लक्ष्मीपुरा किसका है? शिवदान सिंह चौहान का, ठीक है। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम क्या है? तो इसका एक और नाम मारे गए गुलफाम है। इस पर जो है कक्षा 10वीं में एक पाठ भी आधारित है। कक्षा 10वीं की जो हिंदी की पुस्तक है उसमें तीसरी कसम जो फिल्म बनी, ठीक है, ये फिल्म है तीसरी कसम, इस पर आधारित एक पाठ भी है जिसे आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम है
तो हिंदी के प्रथम काव्य हमें बोला जाता है पृथ्वीराज रासो को, जो चंद्रबर दाई द्वारा लिखित है, आदिकाल की रचना है, चंद्रबर दाई द्वारा रचित है। ठीक है, और क्या है कि इसको इस रचना को इनके पुत्र जलहल ने पूरा किया था, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है नेफा की एक शाम शाम नाटक किसकी कृति है? तो नेफा की एक शाम जो है ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अगला है हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है हिंदी को पुरानी हिंदी नाम दिया है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में शामिल नहीं है, कैसे याद करें इसको? शत हम से याद करें। ठीक है, शरीयत, हकी तरीकत, हकीकत और मार्फियत। तो शराफत नहीं है। ठीक है, शराफत यहाँ पर नहीं है। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब संभाला? ठीक है, ये कई कई जो है बार पूछा गया प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, और इसको जो है कब संभाला इन्होंने? 1903 से संभाला है। अगला है अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक ना हो। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? ये जो दोहा है ये हमारा जो है किसने जो है हमारे सामने रखा है? ये भिखारी दास ने जो है ये दोहे को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगला है हमारा यहाँ पर प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कई बार पूछी गई रचना। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका? विद्यानिवास मिश्र का है। निवास पर जाएंगे तो मुकुट नहीं भीगेगा, निवास पर जाएंगे तो मुकुट नहीं भीगेगा। आप इस तरीके से इस रचना को याद कर सकते हैं, बहुत बार पूछी गई रचना है। विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है? तो विसल देव रासो है। परमाल रासो जगनीक की जो है रचना है, जो वीर काव्य आला उदल नामक 2 वीर सरदारों का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो जो है श्रृंगार रस और वीर रस द्वारा जो है प्रसिद्ध रचना है चंद्रबर दाई की। हम्मीर रासो जो है षाडंग की रचना है। ठीक है, ये जो है हमारी जैन साहित्य से संबंधित रचना है। तो बीसल देव रासो जो है हमारी किसकी है रचना? नरपति नाला की रचना है। ठीक, अगला है कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? तो डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जो है मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है, बाकी सारी ये मार्क्सवाद की समीक्षा करने वाले जो है समीक्षक माने जाते हैं। अगला है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है? ये किस नाटक की पंक्ति है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अति हो गई है इस प्रश्न के पूछने की। तो ये जो हमारी पंक्ति है स्कंद गुप्त नाटक की पंक्ति है। ठीक है, अधिकार सुख कितना मादक, मादक में का और दा आ रहे हैं, देख लीजिए मादक में का और दा आ रहे हैं, तो इसे याद कर लीजिए भाई, यही रचना है। अगला है जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह फांसी है। ठीक है, बाकी ये सब भी इनकी जो है सारी जो है कहानियां है। पाजेब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, फांसी जो है इनका प्रथम कहानी संग्रह है। अगला है गोरी गदकारी परे हसत कृपलनु गाढ़, गोरी के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि किसी महिला के बारे में कहा जा रहा है। कैसी लस्ती गवारी यह सुन किरवा की आड़, इन पंक्तियों में बिहारी ने किसका वर्णन किया? नायक के सौंदर्य का नहीं। गोरी लिखा है यहाँ पर, नायिका की मूर्खता का वर्णन नहीं, विरह व्यथा का वर्णन नहीं, नायिका के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। अगला है नैन बाकसरी पूज नको मानस भेदक उलथाई दो राते कंबल कर ही अली भवा घूम ही माती चही अप्सरा। ये पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, कई बार पूछी गई पंक्तियां फिर से जो है आप देखेंगे पीवाईक्यूज करने से हमें कितना जो है बेनिफिट होता है कि कई क्वेश्चन हमारे साथ के साथ प्रिपेयर हो जाते हैं। ये जो हमारी पंक्ति है ये हमारी पंक्ति लिखी है जायसी ने। ठीक है, कवि जायसी हैं जो पद्मावत के रचयिता माने जाते हैं। अगला है विहसी लखनऊ बोले मृदुवानी अहो मनुसु महाभटानी, किसका है? लखनऊ किसे कहा जाता है? लखन यानी कि लक्ष्मण को कहा जाता है। मुनिसु यानी मुनि, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू चहत उड़ावन फूक की पहाड़ू, ये किसके बीच संवाद है? तो ये जो है राम की शक्ति पूजा से लिया गया संवाद है, परशुराम और लक्ष्मण के बीच का संवाद है। जय जय शंकर त्रिपुरारी जय अध पुरुष जयति अधिनारी आद धवल तनु आधा गोरा आद सहज कुछ आधा कटोरा। ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं? विद्यापति की हैं। ठीक है, याद कर लीजिए जय जय शंकर जय त्रिपुरारी किसकी है? विद्यापति की पदावली से ली गई, जो मैथिली भाषा का कोकिल जिन्हें बोला जाता है और मैथिली में रचित ये रचना है।
अगला है कौन रीतिबद्ध काव्य धारा का कवि नहीं है। रीति काव्य जो है 3 काव्य धाराओं में बटा है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तीनों जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, लेकिन आलम जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इन सब ने जो है लक्षण ग्रंथों की रचना की, लेकिन आलम ने लक्षण ग्रंथों का साथ नहीं दिया। बालचंद पे जाई भाषा दू नहीं लग गई दुच्चन हासा, ये काव्य पंक्तियां फिर से जो हमारे सामने आ जाती हैं, किसकी हैं ये काव्य पंक्तियां? विद्यापति की है, जो बहुत बार पूछी गई है। अगला है यहाँ पर प्रश्न, मधुर राग बन विश्व सुलाती सौरभ बन कण कण बस जाती, है काव्य पंक्तियां किसकी? काव्य पंक्तियां जो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, शायद उसी से ली गई है, महादेवी वर्मा की जो है ये काव्य पंक्ति। कृष्णदास किसके शिष्य थे? अष्टछाप के कवियों के बारे में पूछा गया है। कृष्णदास जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग का जो गठन किया था, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, इनके पुत्र विठल नाथ ने जो है अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिता के शिष्य को शामिल किया। उस्मान ने जहांगीर के शासनकाल में कौन सी पुस्तक लिखी? उस्मान की जो पुस्तक है वो क्या है? चित्रावली है, हमें याद रखना है। उसके समान चित्र, कैसे याद करना है? उसके समान चित्र, उसके समान चित्र, तो हमें याद करना है इस तरीके से। युग की गंगा नामक संग्रह में क्या वर्णन है? युग की गंगा नामक संग्रह में किसका वर्णन किया गया है? तो युग की गंगा में प्रकृति चित्रण जो है और यथार्थवादी रचनाएं और जनगीत, ठीक है, या फिर धार्मिक रचनाएं या बौद्धिक, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या है? यथार्थवादी रचनाएं और जनगीत के बारे में इन्होंने वर्णन किया। कवित रत्नाकर किसकी कृति है? कवित रत्नाकर जो प्रसिद्ध कृति है, रीतिकाल के कवि सेनापति की कृति है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे वैज्ञानिक आधार दिया है? रस विवेचन को, ध्वनि विवेचन को। तो रस विवेचन जो है इनका बहुत अधिक जो है उसमें हाथ रहा है। जयशंकर प्रसाद रचित जन्मेजय का नाट्यक का रचना काल क्या है? तो ये इसका रचना काल है 1926, जो हमें ध्यान रख लेना है। अगला है पद्मावत में सिंहल दीप किसका प्रतीक है? सिंहल दीप है हृदय का प्रतीक। और जैसे राजा रतन सेन जो है प्रतीकात्मक जो है, ये हमारा जो ग्रंथ है कह सकते हैं। ठीक है, ये किसका है? साधक या आराध्य का जो है, जो आराध्या करता है उसका है। ठीक है, राघव चेतन यहाँ पर जो है शैतान का प्रतीक है। कोई ना कोई एक पूछ ही लिया जाता है इनमें से, तो याद होने चाहिए आपको। सिंहलदीप हृदय का हो गया। ठीक है, नागमती कौन है? नागमती संसार का प्रतीक है। गोरख संसार धंधा लिखा होता है कई कई बार। और जो है गुरु का प्रतीक कौन है? हीरामन तोता है, या सुआ बोल देते हैं। ठीक है, हीरामन तोता या सुआ जो है किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है, ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? बार बार आने वाला प्रश्न है, कौन सा है? आधा गांव है। तमस जो है किसका है? भीष्म साहनी का है। ब्रह्मेनी जानत ही भयउ हवई पढ़ियू अच एबू माटी पानी कुछ लई पढ़त गढ़ी भैसी अग्गी हूं। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? आपको बता दूं, जब ऐसी अटपटी सी भाषा आ जाए ना, तो थोड़ा सा सिद्धों की भाषा की ओर चले जाना। तो ये जो है हमारी रचना, यह पंक्तियां सरहपास के से संबंधित है। गोदान का प्रकाशन कब हुआ? बहुत बार पूछा गया, 1936 है। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 है। समाज और धर्म के निबंधकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुघोषित किया था, वे कौन थे? तो इसको याद कर लीजिए, संपूर्णानंद जी थे, जिन्होंने समाज और धर्म नामक निबंध की रचना की और जो है मुख्यमंत्री के पद की शपथ भी ली। बार बार पूछे जाने वाली पंक्ति, फिर से अलंकार में भी और फिर से काव्य रचना किसके? उसमें भी, अमीय हलाल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, ये जो है किसका किसकी रचना है? रसलीन की रचना है। कुसुम कानन अंचल में मत पवन प्रेरित सौरभ साकार, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है हमारी जयशंकर प्रसाद की कानन कुसुम से ली गई है। अगला है कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, सब जो है हमारी पहाड़ी बोली है, लेकिन बुंदेली जो है हमारी पहाड़ी बोली नहीं है। अर्धपाक्ति से संबंध रखती है। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है वो कौन सा है? सभी नचावत राम गोसाई।
अगला है शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कौन सा खंड नहीं है? तो यहाँ पर प्रकृति और पुरुष है, बीज और अंकुर है, उषा और ईश्वर है। लेकिन ये बंधन और जिज्ञासा जो है ये इनके दूसरे भाग, ठीक है, दूसरे भाग का है ये हिस्सा इनका, ठीक है, जिसमें पुरुष और परिस्थिति भी एक हिस्सा है। ठीक है, इसका पहला भाग जो है इस ग्रंथ का 1941 में और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा हरिओद का नहीं है? चौके चौपते, रस कलश, प्रिय प्रवास, यशोधरा। यशोधरा जो है हरिओद की रचना नहीं है, किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद है हमारा हरि घाटी, किसका? यात्रा वृत्त है। हरि घाटी जो है हमारा यात्रा वृत्त डॉक्टर रघुवंश का है। मोहन राकेश का आधे अधूरे है। डॉक्टर नरेंद्र का जो है इतिहास है, रीति काव्य की भूमिका, ठीक है। यशपाल का झूठा सच इत्यादि जो है रचनाएं है। राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो को किस कवि की रचना माना है? तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इन्होंने जो है इसे जज्जल की रचना माना है। इसमें से भूषण का लक्षणा ग्रंथ कौन सा है? भूषण कवि भूषण ने जो है लक्षण ग्रंथों की रचना की है, तो कौन सा है? जगत विनोद तो पद्माकर का है। शिवराज भूषण जो है इन्हीं का है, ठीक है। रसिक प्रिया जो है केशव दास की रचना है। अगला है ठेले पर हिमालय, किसकी है? धर्मवीर भारती की रचना है। ठेले पर हिमालय बहुत बार पूछी गई रचना है। किस धारा में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया? 343 में किया गया और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला है हमारे सामने प्रश्न, कौन सा उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है? अंजू दीदी भी है और जय पराजय भी है, ठीक है। कोणार्क इनकी रचना नहीं है। अगला है शिवराम पांडे का संस्मरण कौन सा है? तो शिवराम पांडे का संस्मरण है हमारे सामने मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियां। जानवर और जानवर किसका कहानी संकलन है? तो जानवर और जानवर जो है मोहन राकेश ने बहुत सारी कहानियां लिखी है, जैसे भी प्याजे फांसी इत्यादि हमने पढ़ा। तो ये जो है जानवर और जानवर इन्हीं की कहानी है। कन्नौजी किस भाषा वर्ग की उपबोली है? तो कन्नौजी जो आती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में जो है हमारी कौन सी आती है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। इसके बाद जो है सावित्री किस नाटक की नायिका है? सावित्री जो है हमारे मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक की नायिका है। चंद्रगुप्त तो हमारा किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का है, पहले ही बता चुकी हूँ। अगला है इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय है? ये जो अव्यय है इधर उधर जिधर स्थितिवाचक तो है नहीं, क्या है? स्थानवाचक अव्यय हमारे सामने सॉरी दिशावाचक जो है ये अव्यय हमारे सामने स्पष्ट होते हैं कि हम इधर बता रहे उधर बता रहे। शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द जो हमारा यहाँ पर है तो शुद्धि है, विभीषिका में जो है मात्रा बड़ी ई की आएगी, ठीक है। शुद्धिकरण की जो वर्तनी है वो हमारी कैसे लिखी जानी चाहिए? हलत के साथ लिखी जानी चाहिए, पर जो है कई बार ऐसे भी टाइपिंग में ऐसे भी दिखाई देती है। अगला है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो वो कौन है? हिंदी प्रदीप का इन्होंने संपादन किया है। अगला जो है हमारे सामने प्रश्न यहाँ पर, मूर्धन्य अल्पप्राण सघोष और अनुनासिक वर्ण कौन सा? अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं, जिसमें न और ना नणा और ये निकल गए, ठीक है बच्चा, ये तो हमारा विकल्प से निकल गया, ठीक है। मूर्धा से बोले जाने वाले कैसे? कंठ से बोले जाने वाला कवर्ग है, ठीक है। क और तालु से बोले जाने वाला हमारा चवर्ग है, ठीक है। और मूर्धा से बोले जाने वाला हमारा टवर्ग है। तो टवर्ग में कौन सा आता है? हमारा इनमें से अणा आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये हो गया, दो कंडीशन हमने पूरी कर ली है, तो हमें पता चल जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न हमारे सामने है यहाँ पर, भोजपुरी किस भाषा की बोली है? भोजपुरी बिहार से संबंध रखने वाली बोली है, ठीक है, जो मागधी अपभ्रंश से पैदा हुई है। अगला है अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है। अगला है इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, जिनके पीछे ता लगा हो, पन लगा हो, आही प्रत्यय लगा हो, सब जो है भाववाचक संज्ञा है, लेकिन निकट जो है हमारा एक अव्यय है। कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है? तो मागधी अपभ्रंश से विकसित जो हमारी जो भाषा रही है वो कौन सी है? हमारी लहंदा, गुजराती, मराठी या फिर जो है हमारी असमिया। तो उत्तर क्या है हमारा? असमिया।
संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत किस भाषा ने ली है? तो संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत जो है हिंदी भाषा ने ली है, क्योंकि हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों की कोई कमी नहीं, और इसे जो है हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? अलग होने का भाव जब प्रकट हो तो हमारा कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है इसका विभक्ति चिन्ह, जो हमें याद करना है। करण कारक का भी से होता है, लेकिन यहाँ पर साधन की तरह से का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर के लिए या को की बात होती है, देने का भाव होता है। का, के, की, रा, रे, री हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन ले काली हमारी बार में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो है हमारा अन्योक्ति अलंकार हमें समझ आ रहा है, क्योंकि जो है किसी तीसरे की बात हमारे सामने यहाँ की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अन्योक्ति अलंकार पता चल रहा है। अगला है तत्सम शब्द छांटिए। तत्सम शब्दों की पहचान कई वीडियोस में आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, जहां पर जो है हमारे सामने जो है ऋषि वाला शब्द हो या फिर आधे व्यंजन हमारे सामने आए, तो हमारे जो है या संयुक्त व्यंजनों वाले शब्द, वो सब तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो है हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है अभिव्यक्ति तत्सम शब्द है। झंझट, ढीलिया, उलझन ये सब तद्भव शब्द है, देशज शब्द है। राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ, इसमें कौन सा पद संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन और कर्मकारक? तो जो सबसे आसान है पहले उसे ढूंढ लो, बहुवचन ढूंढ लो। यहाँ पर मैं बहुवचन नहीं है, मोहन नहीं है, पुस्तकें ही बहुवचन शब्द है। अब देखो बाकी कंडीशन पूरी हो रही है, संज्ञा शब्द भी है, जातिवाचक भी है, स्त्रीलिंग भी है, ठीक है, और कर्म कारक भी है, क्योंकि मोहन के पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पुस्तकों पर, तो ये विकल्प हमारा ठीक हो जाता है। कौन सा वाच्य में प्रयोग का भेद नहीं है? वाच्य हमारे दो तरीके के होते हैं, कर्म वाच्य, कर्तृवाच्य, भाव वाच्य। सार्वनामिक जो है एक विशेषण का प्रकार है। पितृ ऋण में किस प्रकार की संधि है? तो पितृ ऋण में जो है हमारी पितृ जमा ऋण मिलकर बना है, जो आइडली कौन सी दीर्घ संधि होनी चाहिए हमारी, लेकिन अब जो है हमने इसको जो है लिखना छोड़ दिया है री की ऐसी मात्रा को, क्योंकि री के भी दो रूप होते थे, लेकिन जो इसमें संधि का रूप दीर्घ ही माना जाएगा। अगला है उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू भाषा, लेकिन खुद इसका नाम किसका है? तुर्की भाषा का है। जैसे हिंदी शब्द जो है कहाँ से आया? सिंधु जो है फारस के मुसलमानों ने दिया। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है वो कौन से होते हैं? वो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में दो उत्क्षिप्त व्यंजन है जो ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से बने हैं। हेतु हेतु मत भविष्य काल का उदाहरण जो है, इसमें क्या होती है? कंडीशन दी जाती है। ठीक है, चाहे वो हेतु हेतु मत भविष्य काल हो, तो उसमें क्या होगा? अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण जाता है। बात का नाम धातु क्रिया क्या होगी? जैसे फिल्म से फिल्माना होती है, ऐसे ही बात से नाम धातु क्या होती है? बतियाना होती है। मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। मध्यम पुरुष तो सभी हैं, ठीक है, बहुवचन, ठीक है, तुझे, तुझ में, तुम में सारे एक वचन है, तो क्या बचा? तुम लोगों को, ये बहुवचन है। ठीक है, और संप्रदान कारक, कारक का विभक्ति चिन्ह लगा है को या के लिए, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह लगा है, तो समझ जाना चाहिए हमें। अगला है इनमें से दीर्घ स्वर संधि नहीं है। दीर्घ स्वर संधि की पहचान क्या है? कि शब्द के मध्य में या तो बड़ी ई की मात्रा हमें दिखाई देगी, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई देगी, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, या बड़े आ की मात्रा दिखाई देगी। यहाँ पर बड़ी ई दिखाई दे रही है, यहाँ पर बड़ी ई दिखाई दे रही है, यहाँ पर बड़ी ई दिखाई दे रही है, कि यहाँ पर बड़ी ई की जगह क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है, जो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, यही आएगा इसमें। किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। अगला है यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है रा वाले, अगर रेफ रा है, ठीक है, तो भी जो है तत्सम होगा, हमें ध्यान रखना है। जो नहीं है वो क्या है? प्यास है, दातव्य, रज्जु, ये सब हमारे तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ 83वां प्रश्न, कि यहाँ पर जो है कविता की पंक्तियां दी गई हैं, काव्यांश दिया गया है, उनमें से सही उत्तर हमें ढूंढना है। झुरमुट में दुपहिया दोपहरिया कुमलाई, खेतों पर अनिहारी छाई घिर आई, पश्चिम की सुनहरिया धुंधलाई, टीलों पर तालों पर इक्के दुक्के, अपने घर पर जाने वालों पर धीरे धीरे उतरी शाम। तो पता चल रहा है किसकी बात हो रही है? शाम की बात हो रही है, संध्या समय की बात हो रही है। ठीक है, दोपहरिया जो है कुमला गई है, यानी कि दोपहर का मौसम कुमला गया, उसका तेज उतना नहीं बचा है। ठीक है, इसके बाद जो है खेतों पर जो है
अंधियारी, हल्का हल्का अंधेरा सा है। पश्चिम की सुनहरिया धुंधराई, पश्चिम में जो है देख सकते हो कि पश्चिम में जो सुनहरा सा दिखाई दे रहा था वो क्या है, धुंधरा रहा है। तो उपयुक्त शीर्षक क्या है, रात की बात हो रही है, खेतों की रात हो रही है, शहर की रात, किसकी बात हो रही है, गांव की शाम की बात हो रही है, क्योंकि खेतों का भी वर्णन है। इसमें किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है, इसमें जो हमारी शब्दावली आपको क्या लग रही है, तत्सम है, खिचड़ी है, विदेशी है। तो लोक भाषा या देशज शब्दों का यहाँ बहुत प्रयोग हुआ है, लोक मतलब देशज शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में किस प्रकार के चित्र का वर्णन है, शहर का कोलाहल, क्या शहर के शोर का वर्णन है, गांव के सवेरे का, शहर की व्यस्तता या गांव की संध्या। तो रिपीट क्वेश्चन है पहले जैसा, तो जो है समझ आ रहा है किसका वर्णन है, गांव की संध्या का। अगला है गद्यांश आधारित प्रश्न, यूरोप के देशों की जो जितनी उन्नति तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जाति के सिरताज हो रहे हैं, इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना जानते हैं। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है, इसका यही कारण है कि यहाँ लोग अपने भरोसे पर रहना भूल गए हैं। अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं, तब क्यों संभव है कि किसमें प्रमुख शक्ति का अवकाश मिले। तो कौन मनुष्य जाति के सिरताज हो गए हैं, तो अमेरिका और जापान के लोग, हमें समझ आ रहा है। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही बन जाता है, अमेरिका और जापान के लोग। अगला है कुछ पाश्चात्य देशों की उन्नति होने की वजह क्या है, क्या है कि अपने भरोसे पर रहना और काम करने की कला रखना, अपने भरोसे रहना और दूसरों की चिंता ना करना, अपने भरोसे के अनुसार काम ना करना, अपने पास अधिक धन होने के कारण। ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। और क्या है, दूसरों की चिंता की कोई बात नहीं की गई है, तो क्या विकल्प बन जाता है हमारा पहला। हिंदुस्तान की उन्नति ना होने का कारण क्या है, ये लोग अपने भरोसे पर रहना भूल चुके हैं। तो यही कारण है कि हम लोग अपने भरोसे पर रहना भूल चुके हैं, यही कारण लेखक ने हमें दिया है। अगला है हमारे सामने प्रश्न, हम लोगों में प्रभुत्व यानी कि दूसरों पर सत्ता दर्शाने, प्रभुत्व शक्ति को अवकाश अवकाश क्यों नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम अपना सर्वनाश करते हैं, क्योंकि हमारे देश की उन्नति हो चुकी है, क्योंकि हमें अपने भरोसे पर रहना हमारा गुण नहीं है। एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। मनुष्य जाति के सिरताज का तात्पर्य क्या है, समग्र मनुष्य जाति के न्यून मतलब कम नहीं, देशों में ताज पहनने वाला नहीं, जातियों में श्रेष्ठ कहा जाने वाला, समग्र जाति में विकसित। ये है विकसित से अर्थ है इसका सिरताज होना। अगला है हमारे 10 प्रश्न जो टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं, ध्यान से देखेंगे इनको, कुछ इसमें से याद करने पड़ते हैं, कुछ समझ सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प के साथ वाक्य को पूर्ण करें। पाठक को एक डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ऊटानुवाद, डिकोडिंग, प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया, निर्धारित अपेक्षाओं के साथ साथ दोहरी कार्य प्रक्रिया, दिए गए पाठ की एकाधिक कार्य प्रणाली प्रक्रिया, दिए गए प्रतीकों की सरल समझ बूझ की प्रक्रिया। तो क्या है कि डिकोड करते हैं, जब हम रीडिंग करते हैं तो अधिकतर जो है अपने संज्ञान में लाते हैं, अपनी चीजों को समझते हैं, अपनी नॉलेज में लाते हैं। शैक्षणिक सामग्री ज्ञान शब्द पहली बार किसने प्रस्तुत किया, तो हमें याद ही करना पड़ेगा, ये ली शूमैन ने पहली बार जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया था। अनुभव जन्य ज्ञान के मूल स्रोत में से एक है। अनुभव जन्य मतलब खुद से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे बोला जाता है। तो क्या होता है, किनसे हमारा एक्सपीरियंस किनसे होता है, 5 इंद्रियों के कारण ही तो हम सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, ना सिर्फ मन, ना हमारी प्रतिक्रिया, ना हमारे कार्य, ये सब चीजें जैसे स्किन हो गई हमारे, है ना, आईज होगी, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है यानी हमारी इंद्रियां हैं, यही अनुभव जन्य ज्ञान को हमारे सामने लाती हैं। कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। इस विश्वास के साथ अपने परिवार के एक सदस्य की हत्या कर देना, ना कि पीड़ित ने परिवार को निराश किया है और परिवार को शर्मिंदा किया है, क्या कहलाता है। भाई देखो, ये जो प्रश्न है ना, ये ऑनर किलिंग से संबंधित है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, हम सम्मान हत्या की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, सम्मान हत्या की बात करते हैं। वैज्ञानिक विधि एक प्रक्रिया का पालन करती है, पहचाने की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैज्ञानिक प्रक्रिया का भाग नहीं है। परिकल्पना करना, डेटा एकत्रित करना, समस्या को पहचानना, तो यही नहीं है ना। समस्या को बढ़ाएंगे क्यों, पहले सोचेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, डेटा एकत्र करेंगे, पहचानेंगे, ठीक है, डेटा एकत्र करेंगे, समस्या को बढ़ाना तो कहीं कोई काम नहीं है। इनमें से क्या कभी कभार जो है सीखने को प्रभावित करता है, क्या कभी कभार सीखने को प्रभावित करता है। शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षार्थी की क्षमता, शिक्षार्थी का सामाजिक व्यवहार, शिक्षार्थी की वृत्ति। तो यहाँ पर जो है क्या क्या कभी कभी जो है प्रभावित करता है शिक्षार्थी की
वृद्धि, ठीक है। इन सब से कोई मतलब नहीं है। किसी भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आया हो, स्कूल में आएगा या उसे सिखाया जाएगा तो वो सीख लेगा, क्षमता भी नहीं। लेकिन अगर वृद्धि ही नहीं हो रही, उसकी डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, आपने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हम डिसेबल्ड कहते हैं, ठीक है, या स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। अगर उनकी वृद्धि ही नहीं होगी तो अपने स्तर के अनुसार वो पढ़ नहीं पाएंगे या कुछ सीख नहीं पाएंगे। कथन पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुने। शोध के अनुसार संगीत चलते रहने के दौरान प्रमस्तिष्क वलकुट के सभी भाग सक्रिय रहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमसे प्रश्न जो है पूछा गया है यहाँ पर। अगर उत्तर माने तो क्या है यहाँ पर कि कला के माध्यम से सामूहिक कार्य सीमित हो जाता है, कला के माध्यम से स्वतंत्र शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती, कला के माध्यम से संज्ञानात्मक उद्दीपन को बढ़ाया जा सकता है, कला केवल सौंदर्य उद्दीपन विकसित करे। तो यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव उत्तर है वो क्या है, कला के माध्यम से। कला मतलब आर्ट की चीजें क्यों स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जा रही है, आप खुद बताओ क्यों की जा रही है, ताकि जो है बच्चों की रुचि जिसमें हो उसको जो है उस तरीके से बच्चे पढ़ सके। तो इसलिए जो है मेन सब्जेक्ट्स को भी अब आर्ट इंटीग्रेशन से जोड़ा जा रहा है। तो क्यों, क्योंकि इससे जो है हमारी नॉलेज जो है बढ़ती है, संज्ञानात्मक उद्दीपन जो है बढ़ता है, यानी कि जो हमारा संज्ञान है, हमारी बुद्धि है, उसमें जो है वृद्धि होती है। शैक्षणिक मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो डैश के व्यवहार को समझने से संबंधित है। क्या माता पिता के व्यवहार को समझेगी शैक्षणिक शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी से एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हो रही है। एजुकेशन कौन ग्रहण करता है, माता पिता तो नहीं ग्रहण करते, ये अपने स्तर पर कहीं और करते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये सिस्टम है वो किसके लिए, ये सारा छात्रों के लिए है। ठीक है, अगला है यहाँ पर प्रश्न हमारे सामने, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। समावेशी तब अधिक प्रभावित होते हैं, इंक्लूसिव जो होते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होते हैं, जब इसमें विशेष शिक्षाविदों, क्या स्पेशल एजुकेटर होने चाहिए, इसमें समावेशी दर्शन हो, इसके शिक्षक उपयुक्त रूप से सक्षम होते हैं, इसमें परामर्शदाता होते हैं। तो क्या अर्थ होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात तो करते हैं, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन जो है कोई कोई स्कूल फॉलो नहीं करना चाहता है। तो सबसे पहले तो इसमें पता चलना चाहिए कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसको फॉलो किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने रूल तो बना दिया, लेकिन अगर उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो प्रभावित कैसे होगा। हमें दिखना चाहिए कि क्लास में जो है बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे भी जो है नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। अगला है, संग्रहालयों में जाने से, टीवी देखने या पत्रिकाओं को पढ़ने से ज्ञान प्राप्त में किस प्रकार की शिक्षा सम्मिलित होती है। संग्रहालय में गए, लाइब्रेरी में गए, टीवी देखे, पत्रकारिता पढ़ी, ठीक है, तो क्या होगा, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन में तो क्या होता है, हमें सिलेबस मिलेगा, टाइम पर जो है जो वो बुक्स देंगे वही पढ़नी है। औपचारिक शिक्षा तो यही होगी कि रोज स्कूल जाना, स्कूल में जो सिलेबस जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को तैयार करना। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा है और गैर औपचारिक शिक्षा है। तो यहाँ पर गैर औपचारिक तो कुछ होता नहीं, क्या होता है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा हमारा उत्तर है। ठीक है, गैर औपचारिक जो शब्द टर्म हम इस्तेमाल नहीं करते, अनौपचारिक का किसका विपरीत है, औपचारिक का, तो ये हमारा विकल्प सही बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके 100 प्रश्न हैं, जिसको अभी जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विद इन हाफ एन आवर। इनको पढ़िए, रिवाइज करिए, नेक्स्ट पेपर जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगे। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी मेहनत करिए, मेरी मेहनत को जो है आप भी थोड़ा सा रिवार्ड दीजिए और खुद भी मेहनत में लगे रहिए। थैंक यू।